सिलेबस सबको पता है कि नहीं? देखिए, 3 चीज़ें तो आपको अपने साथ हमेशा रखनी चाहिए। वन इज योर जीएस सिलेबस, सेकंड इज योर एटलस, थर्ड आपकी नोटबुक वगैरह, 2-3 कलर के पेन, ठीक है? ये आपको साथ होनी चाहिए, दिस आर मैंडेटरी। क्योंकि जो सिलेबस है, सिलेबस इज द मैप। जैसे मैप होता है ना, आजकल आपका जीपीएस चलता है कि कहाँ जाना है, तो जीपीएस ऑन करके आप जाते हैं, ठीक है? तो वैसे करके अगर आपने जेकेपीएससी के लिए इंटरव्यू में जाना है या यूपीएससी के इंटरव्यू में जाना है, तो अल्टीमेटली आपका जो मैप रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा सिलेबस, ठीक है? कभी भी नहीं भूलना। और अगर आपने सिलेबस बाय हार्ट लर्न कर लिया, मतलब आपको बाय हार्ट आपने लर्न कर लिया कि आपको ज़बानी याद है कि सिलेबस क्या है, आप समझिए कि आपका आधा काम हो गया। क्योंकि ये एग्जाम में सिलेबस इतना बड़ा है, ये जरूरी नहीं है कि कितना पढ़े, जरूरी है कि क्या क्या छोड़े, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि छोड़े क्या। क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, एवरीथिंग अंडर द सन, आप ऐसा समझिए। तो क्या सब स्पेसिफिकली पढ़े? क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे जब आप उनका इंटरव्यू सुनोगे तो 1 साल में बोलते हैं कि कोई कि मैंने क्लियर कर लिया, तो कोई बंदा 5 साल पढ़ता है, उसका सिलेबस ही खत्म नहीं होता है। उस बंदे ने 1 साल में कैसे कर लिया? सोचो जरा इस चीज। आप देखो जो भी टॉपर्स होते हैं पहले अटेम्प्ट में निकाल दिया सर, ऐसा बोलते हैं ना। तो हाउ कम इज इट पॉसिबल? क्योंकि वो मेन फोकस रखते हैं सिलेबस पे कि क्या पढ़ना है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन, उसी चीज पे फोकस करते हैं, उधर उधर भटकते नहीं, ठीक है? जैसे कि आप जो आप आए हो सिविल सर्वेंट बनने के लिए, आपको कोई स्कॉलर नहीं बनना है, कोई पीएचडी नहीं करना है। जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स हैं, एक होता है पढ़ना, अपना इंटेलेक्ट बढ़ाना, दूसरा होता है एग्जाम क्लियर करना। तो यहाँ पे अभी इंटेलेक्ट जो है उस पर ज्यादा फोकस मत रखो। एक बार आप सर्विस में जाओगे, फिर उसके बाद आप लाइब्रेरी में जाके या बाहर से बड़े बड़े बुक्स मंगा के फॉरेन ऑथर्स की वो पढ़ सकते हो अपने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? अभी आप फोकस रखो कि सारा एग्जाम कैसे निकलेगा, इस चीज में फोकस रखो, स्कॉलर नहीं बनना है, ठीक है? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आप देख लीजिए, यूपीएससी सिलेबस, जेकेपीएससी सिलेबस तो सेम ही है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे पीएसआई या जो भी जेके एसएसबी के एग्जाम्स होते हैं, वहां पे भी इन्वायरमेंट लिखा होता है। तो इन्वायरमेंट जो है ये अब मतलब एक हॉट टॉपिक बन गया है, हर किसी चीज में पूछा जाता है। आप देख लीजिए, आपको याद होगा, आप चूंकि हमारे टाइम से स्टार्ट हो गया था कि पहले 4 सब्जेक्ट होते थे 11th-12th में, फिर 5th सब्जेक्ट आ गया। आपके आज कितने होते हैं 12th में? जब आपने 12th क्लियर किया था कितने सब्जेक्ट पढ़े थे? 5। एक ऑप्शनल होता है, उस ऑप्शन में सबसे फेवरेट जो बच्चों का था, वो जो सबसे ज्यादा लेते थे वो था एनवायरनमेंट। जब अपने कॉलेज लाइफ निकाल दी अपनी सेकेंड ईयर, क्या था कंपल्सरी? सो व्हाई? कि एक तो बंदा होता है कि इंडिविजुअल सेल्फ ओरिएंटेशन, अपने पे फोकस रखना। अपने पे फोकस रखोगे ना तो हर कोई अपने आप पे ही फोकस रखेगा, कुछ ही साल में दुनिया खत्म हो जाएगी। तो अपने आप पे फोकस रखने के साथ साथ अपने इन्वायरमेंट पे भी फोकस रखना है। दैट वाज द कोर आइडिया बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इन योर एकेडमिक्स। खुद तो जी रहे हो, लेकिन मैं आपको फायदा देता हूं, आप मुझे फायदा देते हैं, इस चीज को भी पढ़ो। यही तो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरैक्शन। और इसमें इंटरैक्शन सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स का नहीं होता है, बायोटिक प्लस एबायोटिक। जहां पे आपको टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आए ना, सर बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक क्या होता है, पूछना, घबराना नहीं, ठीक है ना? क्योंकि मैं बोलूंगा समझ आ गया, आप क्या बोलोगे? सर समझ आ गया। एक चीज करना जिंदगी में, एक रूल है, हर किसी, जितना लोगों को झूठ बोलोगे ना उतना कामयाब हो जाओगे, लेकिन खुद को झूठ, अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। जो भी आप देख रहे हो ना, लोग इस लेवल पे, फ्रॉम ट्रेन टू प्लेन नहीं, देखिए कि हम ट्रेन में जाते हैं, 20-30 रुपए का पैसा देके ट्रैवल करते हैं। जो बंदा ट्रेन से प्लेन में जाएगा, मतलब उसकी सोशल मोबिलिटी हो गई, मतलब उसका स्टेटस हाई है, उसके पास पैसा बहुत है, तो भी जाके तो ट्रेन से कहां चढ़ गया? प्लेन में। लेकिन आपको जाना है कहां से? ट्रेन से प्लेन तक, वो चढ़ गया मोदी, दुनिया भर को झूठ बोल के, या जो भी पॉलिटिशियंस। तो दुनिया को झूठ बोलोगे तो सक्सेस पाओगे, क्योंकि अपने राज खोलने नहीं है ना किसी के सामने कि मैं क्या करता हूं, कब उठता हूं, ठीक है? ये किसी को नहीं बोलना है। दुनिया बोलेगी कुछ पढ़ा है नहीं, अभी बस चल गए तैयार, ठीक है? लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोलना। तो जहां पे भी आपको टर्मिनोलॉजी में प्रॉब्लम आए, वहां पे पूछना, सर ये चीज क्या होती है? अभी मैंने बोला सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी का मतलब है टू मूव अप इन द सोशल लैडर, ठीक है ना? पापा आपके क्लर्क हैं, आप क्या बनने जा रहे हो? आईएएस।
तो आपकी क्या होगी सोशल मोबिलिटी। इंट्रा जनरेशनल या इंटर जनरेशनल? इंटर, क्योंकि पापा आपके एक जनरेशन के हैं, आप। धीरू भाई अंबानी वो था क्लर्क एट ए पेट्रोल फिलिंग स्टेशन, लेकिन अपने ही लाइफ में वो पीक पे पहुंचा। इसका इंट्रा जनरेशन, अपनी ही जनरेशन में फ्रॉम ड्रेन टू प्लेन। ठीक है, समझ आ रही है? तो आपने आपसे झूठ नहीं बोलना है जहां पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि बेसिक्स जो होती है ना वो होती है कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजी। ये समझ आ गई तो देखिए, ये जो इन्वायरमेंट है ना, अगर मैं सिर्फ इन्वायरमेंट की तारीफ करने बैठूं, जितना टाइम मुझे एलोकेट किया गया है कि सर फॉर एग्जाम्पल आपको 20 दिनों में खत्म करना है इन्वायरमेंट, 20 दिन में सिर्फ इन्वायरमेंट की तारीफ कर सकता हूँ, इतनी एक्सटेंट होती है बड़ी। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाने हैं, टर्मिनोलॉजी समझाने हैं, ताकि आप खुद जाके चीजों को समझ सको। आप खुद बुक उठा के, इन्वायरमेंट की कोई भी बुक उठा के आप खुद पढ़ सको, आप खुद समझ, आपको खुद समझ आना चाहिए। इसके लायक हमने आपको बनाना है। अभी आप प्रीलिम्स तो हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 महीने आपको मेंस की तैयारी करनी, फिर कौन पढ़ाएगा? आप आते पढ़ने लेकिन टाइम नहीं हो, फिर कौन पढ़ेगा? खुद ही तो पढ़ना है ना। तो जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे आप खुद पढ़ सकते। तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। ये होता है कोचिंग का असली क्रक्स, जो कि कोई बताता नहीं। जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, समझाऊंगा, वो है एज ए कैटलिस्ट, कि प्रोसेस को फास्टिंग करना है। आप खुद भी पढ़ सकते हो 6 महीने बैठ के, लेकिन जो आप 6 महीने में सीख पाओगे वो मैं आपको 10-15 दिन में नहीं सिखाऊंगा। फिर जब आपके सामने बुक आएगी, कोई भी बुक आएगी, आप उसको आराम से पढ़ के एनवायरनमेंट का कोई भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। वो हमारा फोकस होता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे सिलेबस साथ होना चाहिए। आप मुझे बता, प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को लेकर? प्रीलिम्स में क्या लिखा गया है एनवायरमेंटल इकोलॉजी के बारे में? यूपीएससी का सिलेबस देखोगे, केएस का सिलेबस देखोगे, एसएसबी का सिलेबस देखोगे, एक ही लाइन होती है। देख लो क्या लिखा है। प्रीलिम्स का निकाल दो ना, डिटेल सिलेबस नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए कि उन्होंने क्या लिखा है। तो फिर हम लिखते हैं डिटेल। जब हमारे सामने आएगा यूपीएससी पूछेगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस, फिर हम कोचिंग वाले क्या काम करते हैं, हम बोलते हैं कि आप पॉलिटी में क्या क्या चीजें कवर करनी है। एग्जीक्यूटिव, आपका लेजिस्लेटिव, आपका जुडिशरी, आपका गवर्नमेंट सिस्टम, आपका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएस, वो हम फिर यहाँ पे उसके सब डिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उसने क्या लिखा है, क्या लिखा है, सर्च कर लो फोन। अब आता है काम फोन का, ठीक है ना। तो फोन जो है, क्लास में टेक्स्ट मत करो, क्लास में किसके लिए यूज करो? हाँ, पढ़ाई के। ठीक है, जो भी चीजें मैं पूछूं उसके रिलेटेड यूज करो। देखो क्या लिखा है, सिंपल लिखा है, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इतना ही लिखा है। जो भी आप सिलेबस देखोगे, यूपीएससी, जेकेपीएससी, एसएसबी, फिलहाल तो इसी तीन चीजों पे फोकस रखेंगे। फिर आंध्र प्रदेश का अलग होगा, हिमाचल प्रदेश का अलग कमीशन होगा। मैं आपको वो कमीशन बताता हूँ जहां पे आप एलिजिबल हो, आप आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हो। सो यूपीएससी, जेकेपीएससी एंड जेके एसएसबी, हर जगह आपको एक चीज मिलेगी इसके लिए, सिलेबस के रिलेटेड जनरल इश्यूज। देखिए पहले क्या बोल रहा है, जनरल। सो यू हैव टू बी जनरलिस्ट, यू डोंट हैव टू बी स्पेशलिस्ट। जो मैं बोल रहा था, आपने सिविल सर्वेंट बनना है। सिविल सर्वेंट इज ए जनरलिस्ट, जो पीएचडी करेगा ही इज ए स्पेशलिस्ट। तो क्या लिखा है, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। अब सुन लो, डैश डाल के लिखा है, डैश डाल के, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। आपने 11th-12th, देखो आपने एनवायरमेंट लिया था 11th-12th में, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्हें आर्ट्स पढ़ा था 11th-12th में, वो क्या लेंगे, वो लेंगे फिजिकल एजुकेशन। क्योंकि मुझे आपको आप तो ज़ूलॉजी बॉटनी स्टूडेंट हो, आपको समझ आएगा एनवायरमेंटल साइंस, तो आप रख सकते हो वो ऑप्शन। लेकिन जिन बच्चों ने 11th-12th में क्या पढ़ा था, वो क्या रखेंगे, फिजिकल एजुकेशन या फंक्शनल इंग्लिश, कोई भी चीज। तो यहाँ साफ लिखा है उन बच्चों को दिलासा देने के लिए, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। तो एनवायरमेंट के साथ साथ आपने क्या पढ़नी है, इकोलॉजी, और क्या पढ़नी है, बायो, और क्या पढ़नी है, क्लाइमेट, और क्या लिखा है साफ साफ में, दैट डू नॉट रिक्वायर। जितना मैं आपको 15 दिन पढ़ाऊंगा ना, उससे महत्वपूर्ण, उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैं सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूँ, दिस इज द मैप। फिर आप लोगे, अगर ये मैप समझ नहीं आया, आपको जाना होगा यहाँ तक हैदरपुर, आप वहां से जाओगे राजबाग से,
एक तो ट्रैफिक जाम में फंसोगे, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आएगा कि यार कहाँ फंस गया मैं, ठीक है, फ्यूल भी ज्यादा जलेगा, ठीक है, टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो इसलिए मैप जरूरी है, ठीक है। सो जहां कहीं पे भी आप एनवायरमेंट का सिलेबस मिलेगा आपको किसी भी एग्जाम के लिए, तो फोकस किस पे है? इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। लेकिन इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं, इसके बाहर भी बहुत सारी चीजें, उनको मैं डाल दूंगा मिसलिनस में। मिसलिनस मतलब जो कुछ बच रहा है वो सब यहां मैं कवर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस, आपने सुना होगा नाम UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन, UN है ना साथ में, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशंस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कहां लिखा है यहाँ पे कि वो पढ़ना है, वो किसमें मैं डालूंगा? एग्रीकल्चर। देखिए इन्वायरमेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो आप एग्रीकल्चर 3 जगहों पे पढ़ा जाता है, ध्यान से सुनना। एग्रीकल्चर जो है इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज एग्रेरियन, नॉट इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द GDP बट इन टर्म्स ऑफ द वर्कफोर्स एम्प्लॉयड। 45% इंडियंस वर्क इन एग्रीकल्चर, सो इंडियन इकोनॉमी इज एग्रेरियन। तो अगर आप इतना बड़ा एग्जाम लिख रहे हो, इतने बड़े पोस्ट पे आपको बिठाते, तो एग्रीकल्चर के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं? तो एग्रीकल्चर आपको 3 पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, एक आपको इकोनॉमी में पढ़ना है, एक एग्रीकल्चर में पढ़ना है और एक इन्वायरमेंट में। समझ आ रही है? तो ऐसे ही करके बहुत सारी चीजें, इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, इन्वायरमेंटल कन्वेंशन, एग्रीकल्चर, ठीक है। इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, 1948। कमिंग IUCN सबसे पहली जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है इन्वायरमेंट के रिलेटेड, क्या बोलते हैं उसको? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसी तरह कॉन्फ्रेंसेस, आपने सुना होगा UNCHE 1972, उसको बोलते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, उसको बोलते हैं UNCHE। अभी मैं आपको जस्ट इसको डिटेल में पढ़ना है, मैं बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं चीजें, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, वहां गई थी इंदिरा गांधी। कौन गई थी? UN है, UN यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, तो UN में हर कोई आता है, जो भी कंट्री उसकी सिग्नेटरी होगी वो तो वहां जाएगी ना। सो UNCHE, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, कौन गई थी वहां पे? इंदिरा गांधी। और उसने वहां पे हमारे जो सेंट है यहाँ पे शेख नूरुद्दीन नूरानी, सुना होगा ना, उसका कोट बोला था वहां पे अनपोस्टेली यदि अनपोस्ट। और वहां से आने के बाद इंडिया में आ गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 19। आपको समझ आ रहा है मैं कैसे डॉमिटियल कर रहा हूं चीजों को? तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट 1983, जहां से कॉन्सेप्ट आ गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद अर्थ समिट 1992। अभी आप ओवरबर्डन नहीं करना खुद को, याद नहीं रहना। क्लास में 2 चीजें होती हैं, 3 चीजें होती हैं इनफैक्ट। एक होता है पढ़ना, दूसरा होता है लिखना, तीसरा होता है समझना, ठीक है। 2 चीजें आप कभी कर ही नहीं सकते। जितना मैं बोलता हूं आप उतना लिख नहीं सकते, जितना मैं बोलता हूं उतना आप याद रख नहीं सकते हो, लेकिन एक चीज कर सकते हो, पूरा का पूरा समझ सकते हो। सो सिट बैक एंड रिलैक्स। आपका यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप तो होगा ही आप बच्चों, तो जो ही क्लास खत्म हो जाएगा सारे नोट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। जो भी मैं मुंह से बोल रहा हूँ ये सारा का सारा मैं प्रोड्यूस करके दूंगा, और मैं आपको रेफरेंस भी बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। वो आप घर में पढ़ोगे और जो मैं नोट्स दूंगा उसको आप डेली बेसिस पे रिवीजन करते रहोगे। तो सिट बैक एंड रिलैक्स। आप देखो मूवी देखने आए हैं, पढ़ने वढ़ने कुछ नहीं आया, ठीक है। तो जो आप काम आप परेशान होंगे, सर ने बोल दिया UNCHE, तो आप लिखने बैठोगे तब तक मैंने IUCN UN वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट अर्थ समिट उसकी भी डिस्क्रिप्शन दी होगी। फिर आप बोलोगे मैं कहां गया। तो ना ही पूरा का पूरा लिख सकते हो, ना ही पूरा का पूरा याद रख सकते हो, लेकिन पूरे का पूरा समझ सकते हो। याद रहेगा विद रिवीजन, ठीक है ना। तो खुद को ओवरबर्डन मत करो, जैसे बैठे हो ना मूवी देखने आते हैं वैसे बैठो, चिल मार, ठीक है। तो जो भी मैं बोलूंगा वो मैं आपको मटेरियल दे दूंगा साथ साथ, ठीक है। सो मिसलिनस की बात चल रही थी, कुछ नहीं चल रहा था कि हम सिलेबस डिस्कस, अभी मैं पढ़ाने में नहीं आया, मैं मिसलिनस की ही बात कर रहा था कि जो कुछ भी बचेगा
विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, वो सारा किस में कवर करेंगे? ठीक है। अगर आप देखोगे कोई भी एग्जाम प्रीलिम्स रिलेटेड में बता रहा हूं, पहला स्टेज 10% क्वेश्चन जो भी इन्वायरमेंट में क्वेश्चन आएंगे, फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट से आपको 10 क्वेश्चन पूछे गए, 10 क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम इन्वायरमेंट, उसमें से 10% यानी एक क्वेश्चन इकोलॉजी से आ सकता है। 20% कहां से आएगा? बायोडाइवर्सिटी से। और आप मान लीजिए कुछ 30% कहां से? एंड 40% फ्रॉम। अगर 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इन 4 सेक्शन की वेटेज जो है दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। एक क्वेश्चन इकोलॉजी से, 2 क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी से, 3 क्लाइमेट चेंज से और 4। तो समझ आए कि किस पे आप कितना टाइम देना है। आप इकोलॉजी ही पढ़ने बैठोगे लेकिन लास्ट में पता चला कि 10 में से एक क्वेश्चन कहां से आ गया। तो अगर आप कुछ नहीं पढ़ रहे, ये भी छोड़ो, टाइम देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, आपके पास टाइम नहीं है 3 दिन में एग्जाम के लिए, तो फोकस किस पे रहना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आप वहां से स्कोर कर सकें। ट्रेंड समझ आ रही है कैसे तैयारी करनी है। What is true for this environment is true for your other subjects. So first and foremost syllabus रट। अगर आप सिलेबस रट रहे हो और विंटर आ रहे हैं और वो चने वाला बाहर है, आपने उससे 10 रुपए से चने लिए, चने तो खा लिए, पेपर आपने देख लिया, आपने इसमें देख लिया कि UNCHE के रिलेटेड कोई चीज है, आपको वही समझ आएगी तो सिलेबस में। और आपने इतनी बड़ी बुक घर में पढ़ी है उसमें सिलेबस के रिलेटेड कुछ चीज नहीं है, उसको उठा के डस्टबिन में डाल दो। और वो चीज जिसको आपने डस्टबिन में डाला था, वो कागज को जो चने के साथ मिला था, दैट इज इंपॉर्टेंट देन दैट बुक जो आपके घर में पड़ी हुई है। तो जहां से फायदा मिले ना उस पर फोकस रखो। वो कब पता चलेगा आपको? जब सिलेबस आप याद नहीं, बाय हार्ट लर्न करना है, सीधे रट्टा ही मारना है सिलेबस में। अगर आपने सिलेबस रट्टा मार लिया 50% ऑफ योर वर्क इज डन। तो सिलेबस समझ आ गया आपको। अब ये जो है ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। अब देखिए आप मेंस का सिलेबस। मेंस में क्या लिखा है? पेपर 3 यानी GS 3 जो है, इसमें GS के 4 पेपर आते हैं, आपको पता ही होगा। तो GS 3 जो है वो सबसे बड़ा पेपर होता है। उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसमें इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी है और उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप देख लो इन्वायरमेंट में क्या पूछा गया वहां पे। GS 3 आप लिखो UPSC GS 3 सिलेबस, ये साथ ही होना चाहिए हर किसी को। और इसमें से इतनी बड़ी नहीं रखनी है क्योंकि इसमें बाकी ऑप्शंस की डिटेल है, एग्रीकल्चर, जोलॉजी, बॉटनी, जो आपका अपना ऑप्शन है वो पेजेस निकाल दो, स्टेपल कर लो और जो GS का सिलेबस है वो निकाल दो। बाकी जो है इतना बड़ा उठा के आप परेशान हो जाओ, ठीक है। तो जो जो इसमें चाहिए ना वो निकाल दो। तो अगर आप देखोगे सिलेबस दैट इज रिटन ऑन पेज 74 पे लिखा है, देखिए क्या लिखा है, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन एंड इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। यहां पे मैं लिख देता हूं मेंस का सिलेबस, ये था प्रीलिम्स का। दिस इज फॉर ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन। जिस एग्जाम में इन्वायरमेंट आएगा मतलब ये सब चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी। क्या क्या है? देयर इज इकोलॉजी, देयर इज बायोडाइवर्सिटी, देयर इज क्लाइमेट चेंज एंड देयर आर मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब बाकी जो बचा कुचा है, ठीक है। अगर आप मेंस का सिलेबस देखोगे सो दैट इज लिखा है साफ साफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको। तो किसके रिलेटेड है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, इट इज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, अनपोस्ट टेली वन पोस्ट, ठीक है। देन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो पोल्यूशन पे फोकस है। देन डिग्रेडेशन यानी इन्वायरमेंट पोल्यूशन से ही होगा डिग्रेडेशन, कंजर्वेशन नहीं होगी तो क्या होगी? degradation. So pollution leads to degradation and lack of conservation leads to degradation. दोनों चीजें आप यहाँ पे degradation के साथ जोड़ सकते हैं। अगर pollution होगी तो environment की क्या होगी? Degradation. और अगर conservation नहीं होगी तो environment की क्या होगी? Degradation. And then environmental impact assessment, इसको बोलते हैं EIA, यानी जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाना है, क्योंकि अब डेवलपमेंट की बात गई, हम बोलते हैं ना डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, इमर्जिंग कंट्री, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, ऐसे करके हम नाम देते हैं डिफरेंट कंट्रीज को। जैसे इंडिया इज इमर्जिंग, ठीक है, अफगानिस्तान इज अंडर डेवलप्ड, नेपाल इज डेवलपिंग, यूएस यूके दे आर डेवलप्ड, ठीक है ना। तो इसी तरह
डेवलपमेंट छोड़ो, आजकल जो कंसेप्ट आया है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको बोलते हैं ग्रीन वर्सेस ग्रोथ, ग्रीन वर्सेस ग्रोथ डिबेट। आपको सिर्फ ग्रोथ चाहिए या आपको सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए? मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। उसको बोलते हैं अर्थ ओवरशूट डे। क्या बोलते हैं? अर्थ ओवरशूट डे। ठीक है, अभी साल क्या आ रहा है? 2023, 2023। तो 2023 में इस जमीन से क्या प्रोड्यूस होगा, कितना पानी प्रोड्यूस होगा? जैसे बारिश होगी, या आप जमीन से ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करोगे, या जो हमारे ग्लेशियर्स पड़े हुए पहाड़ों पे वो मेल्ट होंगे तो पानी आएगा। तो कितना पानी 2023 में प्रोड्यूस होगा? ठीक है, इस जमीन से कितने क्रॉप्स प्रोड्यूस होंगे, इस जमीन से हम कितने मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो कितना प्रोड्यूस होगा इस अर्थ से। वन थिंग इज प्रोडक्शन, अनदर इज कंजप्शन, हम कितना यूज करेंगे। तो जितना 2023 में ये जमीन हमें देगी, हमें उतना ही यूज करना है। तो बैलेंस रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। लेकिन आजकल कॉन्सेप्ट आ रहा है अर्थ ओवरशूट डे, यानी जो 2023 में जितनी ये जमीन प्रोड्यूस कर पाएगी वो उतना हम जुलाई तक ही यूज कर पाएंगे। कब तक? यानी बाकी 5 महीने का क्या चलेगा? डेफिसिट। एग्जैक्टली, जैसे बजट होता है ना, बजट, रेवेन्यू एंड कैपिटल, कैपिटल प्रोडक्शन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जितना ये अर्थ हमारी 2023 में प्रोड्यूस करेगी 12 महीनों में, उतना हम कितने टाइम में यूज करते हैं? 7 महीने में। तो बाकी 5 महीनों का क्या होगा? वो डेफिसिट में चलेगा। मतलब जो अगले साल प्रोड्यूस होगा वो हम इसी साल यूज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं अर्थ ओवरशूट डे। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। भाई खा लो, लेकिन उतना ही खाओ, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन इज नीड बट नॉट फॉर एवरीवन इज ग्रीड। गांधी का कॉन्सेप्ट है कि ये एथिक्स में आप लिखोगे। एथिक्स में भी ये एनवायरनमेंट जो है वहां पे एक पर्सपेक्टिव आता है, उसको बोलते हैं सिटी वार्डशिप एथिक्स, जिसमें सोशल एथिक्स आता है और एनवायरमेंटल एथिक्स आता है। तो अक्सर जब आप केस स्टडी सॉल्व करोगे पेपर 4 में, तो वहां पे पूछा जाता है कि आप किसी एरिया में हो, वहां पे एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, उससे जो एफ्लुएंट्स निकलते हैं वो रिवर में डिस्चार्ज होते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके आपको केस स्टडी दिया जाएगा। तो वहां पे भी आप एनवायरमेंटल नॉलेज को यूज कर पाओ। तो बात चल रही है EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो दिस इज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या ठीक है, हमें जॉब चाहिए। आप फैक्ट्रीज जब आएंगी, इंडस्ट्रीज आएगी, तो जॉब्स आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन एक को जॉब दे रहे हो, एनवायरमेंट पोल्यूट कर रहे हो, ओवरशूट हो रहा है, अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है। क्या बोलते हैं इसको? कैरिंग कैपेसिटी। मतलब जितना प्रोड्यूस होगा उतना कंज्यूम होगा, तो बैलेंस रहेगी ना। तो इसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। रीजनरेशन एंड कंजप्शन, इट शुड बी इक्वल। तो अगर कंजप्शन ज्यादा होगी तो अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। इन चीजों को इंक्लूड हम कर रहे हैं इनटू डेवलपमेंटल प्रोसेस। किस प्रोसेस के थ्रू? इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जो भी आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसका पहले क्या करो? असेसमेंट करो फ्रॉम एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस पे? एनवायरमेंट। इसीलिए अगर आप देखोगे जब भी यहाँ पे किसी को फैक्ट्री लॉन्च करनी होती है, सेटअप करनी होती है, तो उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ती है। उसको बोलते हैं EC। क्या बोलते हैं? EC का मतलब है एनवायरमेंटल क्लियरेंस। उसको जाना पड़ेगा जो यहाँ पे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखेगा ये जो फैक्ट्री सेटअप कर रहा है कहीं ये फॉरेस्ट लैंड पे नहीं बना रहा है, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड पे नहीं बना रहा है, अपनी लैंड पे बना रहा है, लेकिन कहीं वहां पे पेड़ तो नहीं है, वो नहीं काटे जा रहे। फिर उसको बोलते हैं आप करो कंपनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन। जैसे आपके घर के पास कोई जमीन है, अपनी जमीन है आपको, लेकिन पेड़ है, फॉरेस्ट वाले बोलेंगे ठीक है आप काट दो ये पेड़, ये 100 पेड़ है काट दो, फैक्ट्री बना दो, लेकिन ये 100 पेड़ कहीं और जमीन पे लगाओ। उसको बोलते हैं कंपनसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको बेटा टाइम पता चल जाएगी। तो ये है, ये तो है ही, प्रीलिम्स में आप पढ़ के जाओगे, प्लस ये सब चीजें इसमें ऐड करनी। ये कंजर्वेशन जो है असल में कुछ नहीं है, ये बायोडाइवर्सिटी का ही, कि प्लांट्स और एनिमल्स को बचाना है, वो तो बायोडाइवर्सिटी में ही पढ़ोगे आप। सो दिस इज योर फुल फ्लेजेड सिलेबस। इसको दिमाग में बिठाओ और जहां कहीं पे भी आपको इन चीजों के बारे में किसी भी सोर्स से नॉलेज मिल सकती है वो गेन करना, चाहे फोन देख के, चाहे आप बुक्स देख के, चाहे न्यूज़पेपर्स देख के, मैगजीन्स देख के, जहां पे भी ये
नाम की कुछ चीजें होगी उन पे फोकस रखना ही रखना है. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. ठीक है. अब देखो इन्वायरमेंट जो है, स्पेशली अगर आप यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखोगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा भी टाइम आया है कि 100 में से 30 से 35 क्वेश्चन प्रिलिमिनरी में कहां से आए हैं? सिर्फ इन्वायरमेंट से. क्यों? तो अकोमोडेट द आईएफएस पीपल. इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है उसका मेंस अलग होता है, लेकिन जो प्रीलिम्स है उसका सीएससी के साथ ही होता है. तो इसलिए अगर आप आईएफएस की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. तो उन लोगों को अकोमोडेट करने के लिए यूपीएससी ने इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा वेटेज दी है. 2014 में कुछ 25 क्वेश्चन आए थे, फिर 30 क्वेश्चन आए. मतलब आप मान लीजिए जितना पूरी इकोनॉमी या पॉलिटी मेन सब्जेक्ट्स है ना, इनसे भी ज्यादा स्कोप किसका है? इन्वायरमेंट का है फ्रॉम यूपीएससी. जेकेपीएससी में कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन आप मान लीजिए कम से कम 10 तो पूछते ही पूछते. 10 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर इन्वायरमेंटल सेक्शन इन योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. फिर मेंस में तो आना ही है. मेंस में देखो आप फायदा, एक तो आपका पेपर 3 है, उसमें पूछा जाता है. पेपर 1 में ज्योग्राफी है. जब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा बायोम्स, फिर मैं बोलूंगा फॉरेस्ट बायोम, वो आप ज्योग्राफी के वेजिटेशन टॉपिक में कवर करोगे. डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लड आ गया सर, ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, यहाँ पे भी पढ़ते हैं, उसको मैनेज करना है. भोपाल गैस ट्रेजेडी यहाँ पढ़ेंगे. तो उसी तरह लास्ट ईयर एलजी पॉलीमर में हुई थी विशाखापट्टनम में. समझ आ रही है. और सबसे इंपॉर्टेंट 125 नंबर का आपका एसे. 8 ऐसे होंगे, 1 विल बी डेफिनेटली फ्रॉम द एनवायरनमेंट. खोल लो कोई भी पेपर खोल लो आप. ऐसे के जो पेपर आते हैं ना, 8 होते हैं. सेक्शन 1 4, सेक्शन 2 4. तो 8 में से एक टॉपिक 2 भी हो सकते हैं फ्रॉम, दिस इज द बर्निंग इशू. तो 125 कुछ नहीं मैं बता रहा हूं आपको. 250 नंबर मेंस में आप लिख सकते हो जस्ट फ्रॉम योर इन्वायरमेंटल नॉलेज. फिर एथिक्स का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया. केस स्टडी तो होगी ही, 6 केस स्टडियां होती है. एक पक्का 20 नंबर वाली कहां से होगी? इन्वायरमेंट से. 2 भी हो सकती, मिनिमम 1 होगी. और वो जो मार्कर होते हैं 10 मार्कर वाले क्वेश्चन, उसमें भी पूछा जाएगा कुछ. देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड. कहां से है क्वेश्चन? इन्वायरमेंट से. आप मान लीजिए कुल मिला के 300 नंबर. एथिक्स को जोड़ के एथिक्स ऐसे पेपर 1 पेपर 2 में नहीं हो सकता, और पेपर 2 में भी हो सकता है. अब फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया कोई इन्वायरमेंट, क्योंकि उसमें आता है आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस. तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए डिफरेंट कंट्रीज जो है, गवर्नमेंट्स जो है, वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं, फंड्स बनाते हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए. जैसे अभी ग्लासगो जो समिट हुई थी यूएनएफसीसी, अभी हो गई थी ये जो है 22 वाली, ये हो गई थी इजिप्ट में, शर्म एल शेख. तो ऐसे करके वहां से पूछा जाएगा व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ शर्म एल शेख समिट. ठीक है ना, वहां से आपको क्या चीजें नहीं मिली. तो ऐसे करके आईआर में भी पूछा क्वेश्चन. तो आईआर का होगा, लेकिन उसका जो कोर होगा वो कहां से होगा? इन्वायरमेंट से. ये आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया, जो भी हमने अभी तक डिस्कशन किया? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कंपोनेंट इन्वायरमेंटल? मोस्ट इंपॉर्टेंट. और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आफ्टर एंटरिंग इनटू सर्विसेज, और सर्विस में नहीं भी जाओगे, किसी और सर्विस में जाओगे, तो ये चीज जो है आपके साथ हमेशा रहेगी, इन्वायरमेंटल कॉन्शियस.